हिंदुस्तान में मराठों के उरूज की दास्तान 400 साल कबल 17वीं सदी की पहली दहाई से शुरू होती है और 200 साल तक सैकड़ों नशीब फराज से गुजरते हुए 19वीं सदी की इब्तिदा में अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। इनमें नारू शंकर राजे बहादुर का नाम जा बजा दिखाई देता है। नारू शंकर का नाम 10वें नंबर पर है। इससे इस बहादुर सरदार की अहमियत उजागर होती है। शंकर राव दानी के 3 लड़के थे, आबाजी, लक्ष्मण और नारायण। नारायण यानी नारू शंकर सबसे नारू शंकर के बारे में कहते हैं कि वे बेहद खलंदरे उजड़ बल के सन की तबीयत के मालिक थे। ना घर का कोई काम सुनते और ना किसी की बात मानते। घर के लोग उनसे नाला देखकर हैरान रह गए कि खुद सपत सुरंगी देवी उनके पीछे आ रही है। देखते ही देखते देवी गायब हो गई। चूंकि पलट कर देखना देवी की हुक्म अदीली थी, इसलिए कुफारे के तौर पर नारू शंकर ने देवी के गायब होने की जगह पर सपत सुरंगी की मूर्ति बैठाकर होते ये विरासत सन 1857 की खातून आहम रानी लक्ष्मी बाई तक पहुंचती है, जिसने अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा बाब, नारू शंकर राजे बहादुर घराने की तारीख। हिंदुस्तान में मराठों के उरूज की दास्तान 400 साल कबल 17वीं सदी की पहली दहाई से शुरू होती है और 200 साल तक सैकड़ों नशीब फराज से गुजरते हुए 19वीं सदी की इब्तिदा में अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। इस तारीख पर महाराष्ट्र ही नहीं मुल्क के बहुत से मकामात पर जबरदस्त काम हुआ है। मशहूर मौलिकीन विश्वनाथ, काशीनाथ राजवाड़े, गोविंद सुखाराम सरदेसाई, हशंकर देव, जाधवनाथ सरकार, जंगले, खिरे, पारसेंस और ऐसे अनगिनत लोगों ने उस जमाने के मराठी और फारसी में लिखे हुए हजारों कागजात, दस्तावेजात, हुतूत, फरमान, रोजनामचों और बिखेरे हुए बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से सारे हिंदुस्तान से जमा किया। उनकी तरतीब तदबीर का काम किया, तहकीक और तज्जिया किया और सारी मालूमात को मरबूत करके मराठी शाही की मुफस्सिल तारीख लिखने का जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। यही सबब है कि महज 200 साल की तारीख पर 2000 से ज्यादा किताबें अशात पजीर हुई, मंजर आम पर आई और अब भी बहुत सी नई किताबें लिखी जा रही है और मुख्तलिफ कुतुब खानों और रिसर्च सेंटरों में बहिफाजत रखी हुई है। मैंने जब मालेगांव की तारीख लिखने का बेड़ा उठाया तो महाराष्ट्र के कुतुब खानों में मुफीद किताबों का जखीरा देखकर हैरान रह गया। मुझे इनमें ऐसी किताबें भी नजर आई जिनमें मराठा हुकूमत के उन नामी गिरामी दरबारों और घरानों के हालात यकजा किए गए हैं जिन्होंने अपने कारनामे की बुनियाद पर सरखुरी और इस्नाद हासिल किया। अब तक गोखले, रास्ते, पटवर्धन, होलकर, भोसले, विंचोरकर और दीगर कई खास घरानों की तारीख को किताबी शक्ल दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में इस तरह की तारीख और तहरीर की अहमियत को तस्लीम किया जाता है। इस किस्म की तारीख लिखने के कई फायदे हैं। एक तो ये कि तहकीक एक मखसूस घराने तक महदूद होने की वजह से मालूमात को तफसीली तौर पर पेश किया जा सकता है। नीज उस वक्त के समाजी और खानदानी हालात के ताल्लुक से हमारे इल्म में इजाफा होता है और मुल्क की तारीख तरतीब देने में आसानी होती है। सियासी वाक़यात की दर्जाबंदी आसान हो जाती है और सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुख्तलिफ वाक़यात के आपसी ताल्लुक और एक दूसरे पर पड़ने वाले निशानदेही वाज़ेह तौर पर की जा सकती है। मराठा तारीख की काफी किताबें मेरी नजर से गुजरी। तमाम किताबें खंगालना मेरे लिए मुमकिन भी नहीं था और जरूरी भी नहीं। अलबत्ता बुनियादी माखज़ों का बारीक बीनी से मुताला किया। मैंने देखा कि पेशवाई के इब्तिदाई जमाने में चंद घरानों और शख्सियतों ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए। इनमें नारू शंकर राजे बहादुर का नाम जा बजा दिखाई देता है। राजवाड़े में मराठियांचे इतिहासाचे साधने ने 37 नामवर तरीन मराठा सिपह सालारों की फहरिस्त शाये की है जिन्होंने अपने मातहत आजाद फौज के साथ मुख्तलिफ किस्म की मेहनत सर की और मराठा फुतूहात में जबरदस्त रोल अदा किया। इस फहरिस्त में नारू शंकर का नाम 10वें नंबर पर है।
इससे उस बहादुर सरदार की अहमियत उजागर होती है। मैंने दिल में सोचा कि क्यों न उनके खानदानी हालात और दिलराना कारनामों को भी मराठा तारीख के बिखरे हुए औराक से जमा किया जाए और दूसरे घरानों की तरह इसे भी किताबी शक्ल दी जाए। इसी मकसद के तहत काम शुरू किया गया। जो भी मालूमात दस्तयाब हो सकी उसे यहाँ तारीखी तरतीब से बयान किया जा रहा है। नारू शंकर राजे के इब्तिदाई हालात। तारीखी सबूतों पर मबनी नारू शंकर के बचपन के हालात किसी किताब में नजर नहीं आते। अलबत्ता ये जरूर मालूम होता है कि राजा बहादुर उस मशहूर और तारीखी घराने के जद्द आला का नाम नारायण है जो बाद में नारू शंकर के नाम से मशहूर हुए। उनके बाप का नाम शंकर राव दानी है जो पूना के करीब सासवड़ के रहने वाले थे और बैजापुर की आदिल शाही में दीवान थे। यहाँ ये बात ध्यान में रखने की है कि मराठा शाही में मशहूर होने वाले बहुत से घराने पूना सासवड़ पट्टे के हैं। दानी खानदान की दो शाखें हुई। बड़ी शाख ने मालेगांव के राजा बहादुर के नाम से उरूज हासिल किया और शोहरत पाई और छोटी शाख के जद्द आला का नाम विट्ठल शेरदेव है जिन्हें हम बिंचोड़कर के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी पेशवाई में जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। सन 1767 ईस्वी में इंतकाल किया। किताबों में नारू शंकर और विट्ठल शेरदेव बिंचोड़कर के नाम अक्सर साथ में दिखाई देते हैं। शंकर राव दानी के 3 लड़के थे, आबाजी, लक्ष्मण और नारायण। नारायण यानी नारू शंकर सबसे छोटे थे। उनकी तारीख पैदाइश के ताल्लुक से मालूमात न मिल सकी। कुछ कागजात से अंदाजा होता है। आबाजी ये पेशवा के दरबार में मुलाजमत करते। लक्ष्मण शंकर इनका नाम बंदूक खाने के कारोबार में दिखाई देता है। नारू शंकर के बारे में कहते हैं कि वे बेहद खलंदरे, उजड़, बल्कि सनकी तबीयत के मालिक थे। ना घर का कोई काम सुनते और ना किसी की बात मानते। घर के लोग उनसे नाला रहते थे। काम धंधा न करने की वजह से उन्हें भाइयों और भाभी के ताने सुनने पड़ते थे। इन हालात की वजह से नाराज होकर वे नासिक चले आए। एक रिवायत में बयान की जाती है कि नासिक से वो अक्सर वनी की पहाड़ियों पर चले जाते और आम ज्ञान में मगन रहते। एक बार वे भूखे पेट देवी की आराधना करते हुए बैठे थे। उनकी आराधना से खुश होकर 7वें दिन देवी एक भूलनी के भेष में जाहिर हुई। उसके हाथ में 7 रोटियां थी। देवी ने नारू शंकर को आवाज दी। ज्ञान ध्यान में मस्त नारू शंकर ने देवी की पुकार सुनी अनसुनी की, लेकिन ये सोचकर कि ये पुकार उनके घर वाले की है उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें नहीं खोली। देवी के हाथ से एक रोटी कम हो गई। इसी तरीके से 6 बार हुआ और देवी के हाथों से 6 रोटियां कम हो गई। देवी की 7वीं पुकार पर आजिज आकर नारू शंकर ने आंखें खोल दी। देवी ने उनसे कहा, मैं तुझसे खुश हुई, लेकिन तूने मेरी पुकार पर तवज्जो न दी, इसलिए तेरे हिस्से की 6 रोटियां कम हो गई। अब सिर्फ एक रोटी बची है। इसे लेकर तू सीधे घर जा और पीछे मुड़कर मत देखना, तुझे शान और शौकत नसीब होगी। नारू शंकर रोटी हाथ में लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। बेख्याली में उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देख लिया। वे देखकर हैरान रह गए कि खुद सपत सुरंगी देवी उनके पीछे आ रही है। देखते ही देखते देवी गायब हो गई। चूंकि पलट कर देखना देवी की हुक्म अदूली थी, इसलिए कुफारों के तौर पर नारू शंकर ने देवी के गायब होने की जगह पर सपत सुरंगी की मूर्ति बैठाकर एक मंदिर तामीर किया और देवी की अता करदा रोटी पर उन्होंने चांदी निवाली। तारीख की अक्सर किताबों में नारू शंकर के ताल्लुक से एक जुमला लिखा हुआ मिलता है कि 1720 के जमाने में 2 भाई सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला ने, जो तारीख में सैयद बिरादरान के नाम से मशहूर है, हुकूमत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और दिल्ली की सियासत पर हावी हो गए थे। हुसैन अली का ख्याल था कि मुगल बादशाह को मराठों से अपने मामला दुरुस्त रखने चाहिए, ये हुकूमत के हक में बेहतर है। उसने मराठों से एक इत्मीनान बख्श मुआहदा भी कर लिया था, लेकिन इसे दिल्ली के बादशाह फरख सई की मंजूरी की जरूरत थी और बादशाह ने इसे मंजूर नहीं किया। इसलिए दिल्ली में बैठे हुए सैयद अब्दुल्ला ने अपने भाई को फौरन दिल्ली पहुंचने का पैगाम दिया।
उधर शाहू का सिपह सालार खंडेराव दाभाड़े जून 1718 में 15,000 फौजों के साथ औरंगाबाद पहुंचा ताकि मुआहदे पर अमल करवा सके। हुसैन अली ने बालाजी के साथ गुफ्तगू करके अपना मंसूबा तरतीब दिया, जो इस मुहिम में उसका साथ देने वाला था। शाहू भी दिल से इस मंसूबे का हिमायती था। इस मुहिम में खंडू, बल्लाल, चटनस और यादव, याराव मुंशी, पारसेस शाहू के जाती नुमाइंदे के तौर पर शरीक हुए। मुहिम में हिस्सा लेने वाले खास मराठा सरदारों में खंडेराव दाभाड़े, उदयजी पवार, केरोजी पवार, टिपूजी पवार, रामूजी भोसले, संताजी भोसले वगैरह शामिल थे। शाहू ने इस मुहिम में शेख मीरा, बाजी कदम, चन्नाजी दामोदर, महादेव भट्ट हिंगने, अमदाजी तरंबक, इंद्रे, बालाजी महादेव भानु और दूसरे लोगों के अलावा नारू शंकर को भी साथ जाने का हुक्म दिया। ये लोग पेशवा की सरबराही में उसके नौजवान बेटे बाजीराव के साथ सन 1718 में औरंगाबाद से रवाना हुए और 16 फरवरी 1719 को दिल्ली पहुंचे। इस वाक़े से नारू शंकर के इब्तदाई हालात के ताल्लुक से कई बातें सामने आती है। एक तो यह कि इस जमाने में नारू शंकर की हैसियत एक सिपाही से ज्यादा न थी, फिर भी उन्होंने न सुबकी महसूस की, न एहसास कमतरी का शिकार हुए, बल्कि सिपाही की हैसियत से ही अपनी बहादुरी और सलाहियतों का सिक्का बिठाया और बाद में पेशवाई में एक बड़े सरदार की जगह हासिल की। दूसरी बात यह कि सन 1718 में वो कम से कम इतने मशहूर जरूर थे कि पेशवा और राजा शाहू दोनों की नजरों में आ चुके थे, जिसकी वजह से शाहू ने नौजवान नारू शंकर को भी इस मुहिम के लिए जाती तौर पर मुंतखब किया। यकीनन 1718 से पहले उन्होंने आदाजी पवार के साथ रहकर अपनी जंगी सलाहियतों और बहादुरी का मुजाहरा किया होगा, जिसकी वजह से पेशवा और दूसरे लोग उन्हें जानने लगे थे। जो लोग नारू शंकर की पैदाइश सन 1700 ईस्वी की मानते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 17-18 बरस की उम्र इतनी नहीं होती कि कोई नौजवान सिपाही जंगी कारनामे अंजाम दे और हुक्काम बाला की नजरों में जगह बना ले। इसी बिना पर पहले लिखा गया है कि इनकी पैदाइश 1700 से भी पहले कम से कम 1695 की होना चाहिए। इसकी तारीफ नारू शंकर के एक खत से भी होती है, जिसका जिक्र आगे आएगा। बाजीराव ने पेशवा बनने के बाद मराठा हुकूमत की तोसी का मंसूबा बनाया। उसके लिए उसकी नजर मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात पर पड़ी। मालवा पर उसने कई बार चढ़ाई की। सबसे पहले सन 1722 में मराठों ने बाजीराव के भाई छाजी आपा की सिपह सालारी में मालवा पर हमला किया। छाजी आपा बागलान और खानदेश के रास्ते मालवा की तरफ बढ़े। उसके साथ मल्हार राव होलकर और रघुजी थे। अदाजी पवार की कमान में गणपत राव बहिंगड़े, नारू शंकर, अंताजी, मांगेश्वर और गोविंद पंडित बंदीले वगैरह सरदार शामिल थे। इससे यह मालूम होता है कि 1722 ईस्वी में नारू शंकर को भी सरदारी मिल चुकी थी। मालवा पर दूसरी फौज कशी सन 1724 में की गई और आखिरकार 29 नवंबर 1728 को मझीरा की लड़ाई में मराठों को फतेह हासिल हुई। इन महिमात में नारू शंकर अदाजी पवार की फौज में एक सरदार की हैसियत से बराबर शामिल रहे और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाते रहे। इन तमाम लड़ाइयों में नारू शंकर के साथ साथ मल्हार राव होलकर भी शामिल रहते थे, जो इस जमाने में एक नामी गिरानी सिपह सालार थे। नारू शंकर की सलाहियतें और कारनामे उनकी नजरों के सामने थे, इसलिए 1730 में उन्होंने नारू शंकर को खुद अपनी मातहती में लेकर अपने सूबे इंदौर का गवर्नर नामजद किया। ये नारू शंकर की दिलेरी और सलाहियतों का अव्वलीन इतराफ था। नारू शंकर को इंदौर का गवर्नर बना देने से पता चलता है कि उसी साल बाजीराव ने उदयजी पवार को बरतरफ कर दिया होगा। बकाया जात वसूल करने और हुकूमत का कारोबार चलाने में नारू शंकर ने बेहद सख्ती का मुजाहरा किया। इसकी वजह से रियाया परेशान हो गई और बड़ी नाराजगी फैल गई। मंगनी दफ्तर के खत से मालूम होता है कि इनके खिलाफ मल्हार राव होलकर को शिकायत भेजी गई, जिसमें लिखा था कि
नारू शंकर की वजह से सूबा बर्बाद हो जाएगा। चुनांचे 6 अक्टूबर 1632 ईस्वी को नारू शंकर को उस काम से हटा दिया गया। अगरचे नारू शंकर से गवर्नरी छीन गई, लेकिन उनके ताल्लुक से एक बात मशहूर हो गई कि पैसा वसूल करने में उनकी सख्ती और सलाहियत जबरदस्त है और वो इसमें किसी किस्म की नमी और रियायत से काम नहीं लेते। मराठा शाही ने चौथ और सर्द मुखई वसूल करने के लिए ऐसे सख्त ऑफिसरों की जरूरत पड़ती ही थी। बाद में पेशवा ने उनकी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसके सबब नारू शंकर में मराठा सरदारों ने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इंदौर की गवर्नरी गई, लेकिन झांसी और दिल्ली के दरवाजे इनके लिए खुल गए, जिसकी तफसील आइंदा सफात पर बयान होगी। बुंदेलखंड पर हमला और झांसी का कयाम। बुंदेलखंड की फतेह और झांसी शहर का कयाम नारू शंकर के बड़े कारनामों में से शुमार होते हैं। चूंकि वो 15 साल तक झांसी के सूबेदार रहे, इसलिए जरूरी मालूम होता है कि किस कदर तफसील से उन वाकयात का बयान किया जाए। मालवा और बुंदेलखंड ये दो इलाके दिल्ली के रास्ते पर वाक़ हैं। मालवा फतेह कर लेने के बाद बाजीराव ने बुंदेलखंड की तरफ तवज्जो दी। उसकी फौजी अहमियत के पेश नजर पेशवा ने एक साल सर्फ करके शुमाली हिंदुस्तान में अपनी एक मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश की। उस वक्त छा बुंदेलखंड का मरकजी मुकाम था। मराठा तारीख में उसका नाम दरोसा भी लिखा जाता है। बुंदेलखंड में चंपत राय के लड़के छतर साल की हुकूमत थी। ये पहले मुगलों का राजगुजार था, बाद में उसने अपनी आजाद हुकूमत कायम की। मुगलों की तरफ से मोहम्मद खान बंगश ने उस पर जबरदस्त हमला किया। छतर साल ने जैदपुर के किले में पनाह ली। बंगश ने किले का मुहासरा कर लिया। किले से फरार होने की कोशिश में छतर साल जख्मी हो गया और पकड़ा गया। उसने दुर्गा दास की मार्फत बाजीराव से मदद मांगी और उस वक्त जब बाजीराव का भाई छाजीराव मालवा पर चढ़ाई कर रहा था, बाजीराव को छतर साल का पैगाम मिला। उसके पास उस वक्त 25,000 फौज और पलाजी जाधव, नारू शंकर और पिकोजी पवार जैसे फुर्तीले और चुस्त सिपह सालार थे। 12 मार्च सन 1729 को वो बुंदेलखंड पहुंचा और मोहम्मद खान बंकश को शिकस्त दी। छतर साल के 2 बेटे थे। बाजीराव के बरवक्त मदद से वो इतना खुश हुआ कि उसने बाजीराव को अपना तीसरा बेटा तस्लीम कर लिया। उसने भरे दरबार में अपनी सल्तनत के 3 हिस्से किए। 36 लाख आमदनी का इलाका अपने बेटे जगत राज को दिए। 42 लाख का मुल्क दूसरे बेटे हरदेश को और 33 लाख का मुल्क बाजीराव को दिया। साथ ही मस्तानी नाम की खूबसूरत रक्कासा भी उसकी नजर की। बाजीराव को मुंतकिल की हुई जायदाद में कालपी, हटा, सरोंज, सागरा, झांसी, पूंछ और हरदोनगर के इलाके शामिल थे। पेशवा ने गोविंदो टिणत खेर को नाजिम मुकर्रर किया और 1732 में छतर साल की वफात होने तक उसके दिए हुए इलाके का पूरा कब्जा बाजीराव को न मिल सका। किनार रिकॉर्ड के कुछ खतूत से वाज़ेह होता है कि खुद राजा छतर साल इस इलाके को मराठों के हवाले करने में टाल मटोल कर रहा था। पेशवे के बार बार खत लिखने पर छतर साल के लड़कों ने रफ्ता रफ्ता सन 1738 तक किस्तों में ये इलाका हवाले किया। सन 1739 और 40 तक बंदेले बया हील हुज्जत ख्याल देते रहे। उस वक्त बुंदेलखंड में वसूली का इख्तियार नारू शंकर के भाई लक्ष्मी शंकर के पास था। सन 1740 में बाजीराव के इंतकाल के बाद उसके फर्जंद बालाजी बाजीराव और मारूफ नाना साहिब ने पेशवाई का कारोबार संभाला। बुंदेलखंड के दीनिया, चंदेरी, पता और छा वगैरह के राजाओं को बुंदेलखंड में मराठों का अमल दखल नागवार गुजरा और छता पर बैर सिंह देव की हुकूमत थी, जो वहां से 6 मील पर बलवंत नगर पर भी काबिज था। उसने पहाड़ी पर एक किला बनवाया था, जो अब झांसी के किले के नाम से जाना जाता है। बैर सिंह देव सरकशी पर उतर आया था। उसने बहुत दिनों से चौथ की रकम भी रोक रखी थी। अपनी ताकत के जोन में उसने झांसी पर भी कब्जा कर रखा था। हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि
नाना साहेब पेशवा को खुद मुदाखलत करनी पड़ी। पेशवा ने सन 1742 में मल्हार कृष्ण और ज्योति बाशिंदे सदा को बकाया चौक की वसूली के लिए बैर सिंह देव के पास भेजा। मराठा अफवाज में झांसी में कयाम किया। बैर सिंह देव ने रात के वक्त मराठा छावनी पर हमला करके बहुत से मराठा सरदारों को तहकीक कर दिया। उसने मल्हार कृष्ण और ज्योति बाशिंदे के भी सरकार डाले। मराठों की फौज खिराज वसूल किए बगैर जुनूब की तरफ लौट गई। जब ये खबर पुणे में पेशवा तक पहुंची तो उसके गम की और गुस्से की इंतहा न रही और छाव वालों को सबक सिखाने के लिए पेशवा को किसी मुनासिब आदमी की तलाश थी। मल्हार राव होलकर ने राजे नारू शंकर का नाम तजवीज किया। पेशवा को इंदौर का नारू शंकर का काम काज याद आया। यहां भी चूंकि वसूली का मामला था, इसलिए उसने इस तजवीज को पसंद किया और बागियों की सरकूबी के लिए नारू शंकर को मुकर्रर किया। यहां पहली बार नारू शंकर को एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा गया। वो फौज लेकर छा आए और आंधी और तूफान की तरह दाखिल हुए। जबरदस्त लड़ाई हुई। नारू शंकर ने छा में गधे के हल जला दिए। बाज किताबों में लिखा है आग लगाकर खाक कर दिया और छा के राजा बैर सिंह देव को गिरफ्तार करके झांसी के किले में कैद कर दिया। इस तरह उन्होंने सरकशी का इंतजाम लिया। बैर सिंह देव ने जरे कसीर झांसी का किला और अपने जेर हुकूमत बहुत सा इलाका देकर खुद को नारू शंकर की कैद से आजाद कराया। नारू शंकर ने पेशवा के लिए आसपास के 30-40 लाख आमदनी वाले मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस तरह उन्होंने खुद को पेशवा की नजरों में काबिल एतमाद और उनकी मेहरबानियों का हकदार साबित कर दिया। इस काम से खुश होकर नाना साहेब पेशवा ने उन्हें राजा का खिताब देकर झांसी का सूबेदार मुकर्रर किया और वो इस ओहदे पर 15 साल यानी सन 1757 तक रहे। बलवंत नगर एक छोटा सा गांव था जहां की पहाड़ी पर बैर सिंह देव ने किला तामीर किया था। नारू शंकर ने किले में कयाम किया और उसके कदमों में एक शहर बसाया जिसे अब हम झांसी के नाम से जानते हैं। इस काम के लिए उन्होंने बेहिसाब रुपये खर्च किए। किले को खूब मजबूत किया और छा के बाशिंदों को जबरदस्ती यहां बसने पर मजबूर किया। जुनूबी हिंदुस्तान से बहुत से ब्राह्मण और दूसरे खानदान बुलाकर उन्हें झांसी में आबाद किया। इस तरह से बुंदेलखंड में झांसी मराठों की एक कॉलोनी बन गई और मराठा तारीख में नारू शंकर का नाम झांसी के साथ हमेशा हमेश के लिए जुड़ गया। गंगा जमुना के जरखेज दोआबा तक पहुंचने का खास रास्ता झांसी से होकर गुजरने की वजह से कुछ ही अरसे में झांसी का कारोबार काफी बढ़ गया और वो शहर खासा मालदार हो गया। महाराष्ट्रियन खानदान को अपने साथ लेकर शुमाल के किसी शहर में बसाने की इस तरह की मिसाल पेशवाई के किसी दूसरे सरदार के यहाँ नहीं मिलती। इस किस्म के कारनामों के लिए जबरदस्त खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। इससे नारू शंकर की सलाहियतों का बखूबी अंदाजा होता है। बादशाहत में दरबारी साजिशें ना हो तो बादशाहत मालूम ही नहीं होती। मुसलसल जंग जदल में मसरूफ रहने और बस्ती बसाने की वजह से नारू शंकर का खर्च काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो पूना दरबार पहुंचकर आमद खर्चों का हिसाब किताब पेश न कर सके। हासिदीन ने नाना साहब पेशवा से शिकायत करके उसे नारू शंकर की तरफ से बदजन कर दिया। लिहाजा पेशवा ने नारू शंकर को पूना बुलवाया। नारू शंकर अपने खिलाफ होने वाली साजिशों से बेखबर थे। वो बड़ी धूमधाम के साथ डंका बजाते हुए सीधे पेशवा की कयामगाह तक पहुंचे और वहां पर कयाम करने के लिए इजाजत चाहिए। तब उन्हें किसी ने पेशवा की नाराजगी की खबर सुनाई। वो पेशवा की खिदमत में पूरे एतमाद के साथ हाजिर हुए, तमाम गुजरे हुए वाकयात और अपनी कारगुजारियों के किस्से सुनाए। पेशवा को इत्मीनान हो गया। उसने नारू शंकर की तारीफ की और कानों में पहनने के लिए मोतियों वाली बालियां देकर उनकी बहादुरी का एतराफ किया और हौसले को बढ़ाया। उसी वक्त से नारू शंकर मोती वाला के नाम से मशहूर हो गए। इस तरह उनके खिलाफ रची गई साजिश नाकाम हो गई। इस साजिश को नाकाम करने में
اور پیشوا اور نارو شنکر کی مصالحت کروانے میں دتا جی شندے کی ثالثی کا بڑا ہاتھ رہا۔ سن 1757 میں دینا اور چندوری کے سرکش راجاؤں نے بھی نارو شنکر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی سال وہ جنوبی ہندوستان میں واپس آ گئے۔ ان کی جگہ مہادجی گووند پاگرڈے کو جھانسی کا صوبے دار بنایا گیا اور وہ سن 1760 تک صوبے دار رہے۔ سن 1761 میں بابو راؤ کو صوبے دار ہو کر آئے اور وہ سن 65 اور 66 تک صوبے دار رہے، لیکن نارو شنکر کی بنسبت کمزور ثابت ہوئے اور 1766 میں نارو شنکر کے بھتیجے وشواس رائے لکشمن کو صوبے داری دی گئی۔ وہ سن 1769 تک رہے۔ ان کے وقت بالکل ہی بدنظمی ہو گئی۔ سن 1769 میں رگھو ناتھ ہری نیوالکر صوبے دار بن کر آئے۔ یہ نارو شنکر کی طرح نہایت باصلاحیت، بہادر اور تلوار بازی کے ماہر تھے، اس لیے کامیاب رہے اور ان کے خاندان میں جھانسی کی سرداری وراثت بن گئی۔ سن 1795 میں انہوں نے جھانسی کی صوبے داری کا فرمان شیو رام ہری کے نام حاصل کر کے خود جل سمادھی لے لی۔ ہوتے ہوتے یہ وراثت سن 1857 کی خاتون اہم رانی لکشمی بائی تک پہنچتی ہے، جس نے اپنے پرخوں کی طرح بہادری اور جانبازی کی ایک نئی تاریخ لکھی۔ انگریزوں کے خلاف ان کے شاندار کارناموں سے کون واقف نہیں۔ آگے ابھی جاری ہے، جلد ملیں گے اگلے حصے کے ساتھ۔